साई राम इन्वेस्टर मित्रों, उम्मीद करते आप सब अच्छे हो। मैं ऑलमोस्ट बहुत दिन हुआ वीडियो नहीं लाया आपको के साथ। उसका कारण ये है, मैं माइल्ड कोरोना अफेक्टेड हूँ, कोविड-19 पेशेंट हूँ। इसलिए मैं घर में हूँ, क्वारंटाइन हूँ। और मेरे कुछ मित्रों ने बहुत प्रोवोकिंग कमेंट्स मार रहा है, तो ऐसा ठीक नहीं है। इंसान जब दूर में रहते हैं उसको देख के हम लोग बहुत कुछ गलत गेस करते हैं। मैं अभी भी आज भी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि सारे रिजल्ट्स अभी बच चुके हैं। फिर भी मेरा कुछ सीनियर बुल्स फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट किया, सर आपका इनपुट थोड़ा देखना चाहते हैं। सबको ही बोल दिए, आप भी थोड़ा बोलो प्लीज़। कैसे भी हो, किसी हालत में भी हो, एक वीडियो लाके हम लोग का संतुष्टि के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर कीजिए। अभी मैं 2 दिन में कम से कम 50, 3 दिन में 50 वीडियो देखा आलोक इंडस्ट्री के ऊपर। इसमें सबसे ज़्यादा वीडियो था 75% स्टेक के ऊपर। तो मेरे मित्रों, 18 मई 2020 मैंने एक्सेल शीट में कैलकुलेशन करके 75.74% लगभग, आप लोग देख लीजिएगा। मुझे जितना याद है मैं बोल रहा हूँ मेमोरी से, मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ। 18 मई 2020 मैंने बोल दिया था 75.74% रिलायंस जीएम एआरसी का शेयर होल्डिंग होगा, अदर देन ओसीपीएस। तो वो वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग को याद है, ताज़ा हो जाएगा। तो मैं फिर 75% का वीडियो क्या बनाऊँ, ये गया। सेकेंड पॉइंट ये है, ये जो 10,000 करोड़ का लॉस Q4 का जब रिजल्ट आया था तब मैंने बताया था, कहीं ना कहीं से लायबिलिटीज एंड एसेट्स इक्वल होना चाहिए, तब भी बैलेंस शीट बनेगा। आज नहीं तो कल इसको सेटिंग करेगा। वही हुआ। चलो उसका भी आपको मैं एक प्रूफ दिखाता हूँ। ये जो 28,000 करोड़ जो लोन दिखाया, ये कहाँ से आया, इसके हम बारे में चर्चा करेंगे। पहले जो बुक्स में देखिएगा, बैलेंस शीट में हमेशा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होता है। तो एज पर रिजोल्यूशन प्लान एसेट को हम लोग राइट अप नहीं किया। वो एसेट आलोक इंडस्ट्री में रह गया और जेएम एंड रिलायंस इंडस्ट्री को मिला। तो एसेट कितना था, जो 18,000 करोड़ था। लायबिलिटी कितना था, 29,000 करोड़ था। लायबिलिटी जितना था वो मुकेश अंबानी जी नहीं लिया। वही लायबिलिटीज को क्या करेंगे अभी, पहले भी वो एसेट इक्वल टू बैलेंस शीट था, तो इक्विटी कैपिटल ज़्यादा था तब। इस तरह करके एसेट भी ज़्यादा था, लायबिलिटीज भी ज़्यादा था, दोनों ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ लोन था, इधर भी था प्रोविजन लेके। लेकिन एसेट जब ट्रांसफर हो गया नया रेजोल्यूशन के बाद कंपनी में, लेकिन लायबिलिटीज का क्या था रेजोल्यूशन प्लान में, कि कोई भी लायबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बिकॉज आप लोग जानते हो 87% हेयर कट में लिया था। तो ये लायबिलिटी तो बैलेंस शीट से हट जाने एक साइड में, वो एसेट इक्वल टू बैलेंस शीट था, तो इक्विटी कैपिटल ज़्यादा था तब। इस तरह करके एसेट भी ज़्यादा था, लायबिलिटीज भी ज़्यादा था, दोनों ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ लोन था, इधर भी था प्रोविजन लेके। लेकिन एसेट जब ट्रांसफर हो गया नया रेजोल्यूशन के बाद कंपनी में, लेकिन लायबिलिटीज का क्या था रेजोल्यूशन प्लान में, कि कोई भी लायबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बिकॉज आप लोग जानते हो 87% हेयर कट में लिया था। तो ये लायबिलिटी तो बैलेंस शीट से हट जाने से एक साइड में खाली एसेट रहेगा। तो अकाउंटिंग सिस्टम में जब जानते हो डुअल एंट्री सिस्टम होता है, एक जगह डेबिट हुआ तो एक जगह क्रेडिट होगा। एसेट में हुआ तो लायबिलिटी का कोई भी ना कोई साइड में कोई ना कोई अमाउंट में वो सेम अमाउंट
टोटल क्यूमुलेटिवली मैच होना चाहिए। तो एक साइड एसेट रहेगा, लायबिलिटीज उड़ा देगा, तो उसलिए उस केस में बैलेंस शीट नहीं बन सकता। तो इसीलिए जो 28,000 करोड़ है वो क्या किया उन्होंने, प्रोविजन एंट्री में डाला, प्रोविजन में डाला, और 12,000 करोड़ कंसोलिडेट में एंड 10,000 करोड़ है स्टैंड एलोन में। देखिएगा मैंने लास्ट में जो अभी देखिए जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया, नॉट एप्लीकेबल एज नॉट क्वालिफाइड। ये 12,000 का जो लायबिलिटीज है राइट बैक किया, स्टैंड एलोन क्वार्टर में 10,000 और 12,000 करोड़ रुपया ये कंसोलिडेटेड में राइट बैक किया लायबिलिटीज को। तो मतलब क्या, लायबिलिटीज कम हो गया। तो बाकी कितना रहा, ये जो 28,558 माइनस 12,000 इक्वल टू वो जो 17,000 है वो हमारा लायबिलिटी हो गया। तो अभी तो जो न्यू नियम है उनके हिसाब से कंपनी नया टेक ओवर होने के बाद ये कंपनी को क्या होना चाहिए, ये कंपनी को कोई लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो ये लायबिलिटी नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो जो बैलेंस शीट को मैच करने के लिए, बैलेंस शीट तो मिलाने के लिए वो दोनों साइड में एकदम राइट कर देगा तो ये पूरा प्रॉफिट में हो जाएगा। तो फ्यूचर में क्या होगा, ये जो प्रोविजन में लेके गया ये लायबिलिटी किसी को देना नहीं, प्रोविजनली लायबिलिटी क्रिएट करके रखा, ये धीरे धीरे इसको राइट अप हो जाएगा, उसके बाद में खाली एसेट ही दिखाई देगा। एक साथ अगर इतना करेंगे तो 27,000 करोड़ खाली एसेट ही दिखाई देगा। तो मित्रों, तो अभी जैसे मैंने इस वीडियो को जब लाया था तब मुझे कोई मित्रों ने, वो तो हमारा मित्र है नहीं, दुश्मन है, दूसरों को दलाल है, तो गाली दिया था। बैलेंस शीट पढ़ना सीख, साथ में एक गाली का वर्ड भी बोला था जो मैं नहीं बता सकता यहाँ, और मैं ऐसा गाली बोलता भी नहीं। तो मैं उसको भी बोलता हूँ, अब तू बैलेंस शीट पढ़ना सीख, मेरा सपना पूरा हो गया। अब क्या हुआ देखिए, मैंने पहले क्या बोला, प्रोविजन लिया था 10,000 करोड़ का जो लायबिलिटी में खड़ा करके रखा था। तो प्रोविजनल अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट में आता है, बैलेंस शीट में आता है, वो लायबिलिटीज एंड एसेट इज द बैलेंस शीट आइटम। अभी जो रिजल्ट दिया, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें भी एक छोटा सा गेम है। तो बैलेंस शीट अभी तक दिया नहीं, यहाँ वो खर्चा को उन्होंने क्या किया, एसेट को कम कर दिया। देखिए पॉइंट नंबर 5 नोट में लिखा है, टेंजेबल एसेट का जो वैल्यू डिवैल्यूएशन है उसके लिए उन्होंने 10,000 कम कर दिया। मैंने बोला था ना, एसेट एंड लायबिलिटी दोनों होना चाहिए, लायबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो अब क्या किया, बैलेंस शीट में जो प्रोविजन रखा था उसको एक सोचिए 10,000 करोड़ क्रेडिट मतलब पेबल। मैं एक एक्सेल शीट में समझाता हूँ, आप लोग को इजी हो जाएगा। हाँ, तो मित्रों एक छोटा सा कैलकुलेशन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिससे पहले मैंने बताया था 10,000 करोड़ उन्होंने बैलेंस शीट में लायबिलिटी में रखा था प्रोविजनली। क्यों, भविष्य में क्या करेंगे उसका सोच तब तक नहीं था अभी। और ये पूरा मेरा परसेप्शन है, बैलेंस शीट अभी तक आया नहीं, सबको मालूम है। तो मैं बोलता हूँ लोन 5,000 करोड़, अदर क्रेडिटर्स 890 करोड़, शेयर कैपिटल 471 करोड़, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में इसका टोटल 17,000 करोड़। और जैसे कि हम लोग जानते थे कि 17,000 करोड़ एसेट होगा, और Q4 में था, तो Q1 में भी वही कैरी फॉरवर्ड हुआ था। तो अब इन लोग अगर दिस लायबिलिटी को उड़ा देगा, 10,000 को कैसे हटाएगा, तो यहाँ 10,000 करोड़ का डिफरेंस आ जाएगा, बैलेंस शीट मैच नहीं होगा। कंट्रोल जेड, इसको अगर उड़ाने के लिए अगर हमने यहाँ से उड़ा दिया 10,632 करोड़, तो वो हमको एसेट से भी हटाना पड़ेगा। कंट्रोल जेड फिर करते हैं, इसको डिलीट किया, 10,000 करोड़ हटा दिया, यहाँ से वही चीज एसेट से बस हटा दे, माइनस 10,632 करोड़। तो क्या हुआ, 6,000 करोड़ का इसका एसेट हो गया, दोनों साइड मैच हो गया। ना वो प्रोविजन अमाउंट रहा और ना वो एसेट उतना ज्यादा रहा। तो अभी एसेट को राइट ऑफ करने के लिए क्या एंट्री मानना पड़ता है, मैं आप लोग को बोल देता हूं। अगर इसमें लॉस हुआ, पहले तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करके एसेट को क्रेडिट करेगा, फर्स्ट एंट्री वो होता है। फर्स्ट एंट्री एसेट को राइट डाउन करने के लिए
डेप्रिसिएशन डेबिट होता है और क्रेडिट होता है एसेट्स अकाउंट्स। पहले वो डेप्रिसिएशन डेबिट करना पड़ता है, उसमें शेयर का वो एसेट का वैल्यू होगा। दूसरा, वैल्यूएशन के बाद अगर शेयर का वैल्यू, जब वो एसेट का वैल्यू रीवैल्यूएशन किया जाता है, प्लांट एंड मशीनरी का रीवैल्यूएशन किया जाता है, तो उसमें क्या है, लोन लेने में इजी होता है और अपना अपना प्रोमोटर का मकसद भी पूरा होता है। तो इसमें क्या रीवैल्यूएशन किया, पुराना एसेट है तो इसका रीवैल्यूएशन डाउन कर दिया। तो रीवैल्यूएशन डाउन करने से बाकी जितना हुआ, जैसे पहले 17,000 करोड़ था ना, तो अभी उसको 7,000 करोड़ बना दिया सोचिए, या 6,368 करोड़ बना दिया, तो 10,000 करोड़ वहां से एडजस्ट कर लिया इन लोगों ने। तो उसका कैंट्री क्या होगा, वो होगा प्रॉफिट एंड, ये लेजर का नाम होता है लॉस ऑन एसेट्स अकाउंट, याद रखिएगा। इसमें एक खर्चा को पीएल अकाउंट, ये पीएल अकाउंट में आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट में आता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में आता है। तो इसमें क्या होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट। तो इसका मतलब है बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है। तो ए एंट्री जो है क्रेडिट एंट्री, यहाँ डेबिट था, एसेट हमेशा डेबिट होता है, डेबिट से माइनस हो गया, क्रेडिट हो गया इतना 10,000 करोड़, और एक्सपेंसेस में चला गया ये 10,000 करोड़, ये हो गया लॉस मेकअप। तो दोनों साइड से, एक साइड से लायबिलिटी भी कम हो गया और एक साइड से एसेट भी कम हो गया, एक्सपेंसेस भी आउट हो गया, और आने वाला पल के लिए वो कंपनी के लिए बेनिफिट भी है, बिकॉज 2-4 साल तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 2-4 साल टैक्स देना नहीं पड़ेगा मित्रों, तो घबराने की बात नहीं है। ये मुकेश जी हम लोग के लिए भला सोच के ही किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा। तबीयत खराब है फिर भी मैं आप लोग का साथ हूँ और आगे भी आप लोग का साथ रहूँगा। तो कोई भी टेंशन नहीं है, 2-4 दिन ये सब गेम चलते रहता है। आने वाला पल में अच्छा अच्छा न्यूज़ आएगा भी, और हम लोग ये ऑल इंडस्ट्री फिर आगे जाएगा। मैं अभी भी बोलता हूँ, इसमें फंडामेंटली कुछ खराब नहीं है। ये वन टाइम सेटलमेंट है, आगे जाके इसमें और कोई सेटलमेंट नहीं कर पाएगा मुकेश भाई। उनका जितना करना था कर लिया, लगभग आने वाला 5 साल का पूरा उन्होंने कर दिया। तो दोस्तों घबराने का नहीं, कंपनी अभी तक जिंदा है, ठीक है, टाइगर जिंदा है। चलो दोस्त, मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, और दुआ कीजिए मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।